है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है और एक इंडियन ज्योग्राफी है। तो हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होता है जो भी डेफिनेशन है उन चीजों को हम समझ सकते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो हमें चीजों को समझने में आसानी होगा। देखिएगा, हमारा जो यूनिवर्स है जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इनमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मान्यताएं हैं, परिकल्पना है। लेकिन मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी या ब्रह्मांड बने और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई है। और ये हुई कैसे है, इसमें बहुत सारे क्या है, अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, वो सिद्धांत हम लोग देखेंगे, सभी सिद्धांत नहीं देखेंगे, जो प्रचलित सिद्धांत है उसी को हम देखेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा सिलेबस में आपका है नहीं। और पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी लाइफ की जो ओरिजिन हुआ है, वो 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। देखिए, जो जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है वो जल में हुई है। कहाँ पे हुई है? जल में। एक बात ध्यान रखिएगा, तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पे हुई है? जल में हुई है। तो कोई वाटर बॉडी रहा होगा और वाटर बॉडी में जल है ये, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन किया होगा, केमिकल, और उससे क्या होगा? जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन मतलब केवल जीव जंतु नहीं है, पेड़ पौधे भी जीवन के अंतर्गत आते हैं। लोग सोचते होंगे पेड़ पौधे से कोई चीज हम तोड़ के खा लेते हैं तो पेड़ पौधे को दुख नहीं होता है, ये गलत चीज है। पेड़ पौधे को भी दुख होता है, उनमें भी जीवन है। वो भी आपस में बातें करते हैं, वो भी गति करते हैं, उसमें भी इमोशन होते हैं, उनमें भी हार्मोन्स होते हैं। पर जब पेड़ पौधे में हार्मोन्स होगा तो उसमें इमोशन होगा ही होगा। तो इसलिए लोग, बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम अगर पेड़ पौधे को अगर नष्ट करते हैं तो कोई पाप नहीं करते हैं, जैसे जीव जंतु को मारने पर होता है। ऐसे नहीं है, पेड़ पौधे भी क्या होता है, उसमें इमोशन होते हैं, उनमें हार्मोन्स होते हैं। जब हार्मोन्स हो गए तो इमोशन हो गए, उनको भी दुख दर्द, उनको भी सब कुछ समझ में आता है। तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है? जल में हुई है। और देखिए, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय क्या है, हमारे जो नेचर में ऑक्सीजन नहीं था। पहले सबसे पहले क्या है, प्लांट बने थे। प्लांट में मतलब शैवाल यानी एल्गी वगैरह का डेवलपमेंट हुआ था, एल्गी हो गया। तो एल्गी जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही निम्न स्तर के जीव है, और उसी से क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। आप लोग को मालूम होगा कि हमारे धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोडक्शन करने वाला कुछ है तो वो है एल्गी। और सबसे ज्यादा कार्बन को इमिशन करने वाला, यानी कार्बन को सोखने वाला अगर कोई चीज है तो कम करने वाला वो है आपका एल्गी। समुद्र में क्या है, एल्गी भरे हुए है, तो एल्गी क्या होता है, ऑक्सीजन को बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एल्गी के बारे में भी जान लीजिएगा, जिसको आप शैवाल कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे बाइनरी सिद्धांत हो गया, नेबुला सिद्धांत हो गया, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी हो गया, स्टार फॉर्मेशन थ्योरी हो गया, प्लेनेट फॉर्मेशन थ्योरी हो गया। बहुत सारे ये सिद्धांत है, लेकिन हमें सभी सिद्धांत नहीं पढ़ने। जो मेन सिद्धांत है, जो अधिकांश जो भूगोल वेत्ता मानते हैं उनको पढ़ना है, और वो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, या बिग बैंग सिद्धांत इसको कहते हैं। इसके आधार, इसको क्या है, सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा लोग इनको मानते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का, यानी पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड का जो ओरिजिन हुआ वो कैसे हुआ। इस थ्योरी के अनुसार मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है पहले क्या था, धूल कण के रूप में ये अलग अलग बिखरे हुए थे, यानी डस्ट पार्टिकल के रूप में क्या है, अलग अलग ये बिखरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, पृथ्वी में केमिकल रिएक्शन होने लगे। पृथ्वी का पूरे यूनिवर्स में केमिकल रिएक्शन होने लगे, और केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ये आपस में जुड़ने लगे, यानी एक दूसरे के नजदीक आने लगे। देखिए, जब ये पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे ना तो इनके बीच में क्या होता, जो घर्षण बल होगा वो बढ़ जाएगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगा, उसके बाद इसका घनत्व बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मेन क्या है, तापमान बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसका घनत्व, डेंसिटी बढ़ जाएगा। फिर उनके इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स है, वो भी बढ़ जाएगा। तो जब ये बहुत
नजदीक आने लगे तो क्या होगा, इसके देखिए, जो चीज सेंटर होता है ना, तो सेंटर की ग्रेविटी ज्यादा होता है, और जो किनारे होता है उसकी ग्रेविटी और घनत्व कम होता है। तो सेंटर में जब ज्यादा घनत्व हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या है, ऊष्मा या हीट बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? हीट बनना शुरू हो गया। और जब हीट बनना जब यहाँ पे शुरू हो गया तो इस एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पे एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गई। जैसे आप लोग बम देखे होंगे, बम ब्लास्ट कैसे होते हैं, जब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब इसके सेंटर में एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? ब्लास्ट होगा, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है या महाविस्फोट कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, पूरा जो यूनिवर्स है वो विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने से क्या है, अलग अलग जो आकाशीय पिंड है जिसको आप यूनिवर्स बॉडी कहते हैं, वो बनना शुरू हो गया। अब देखिए, जो बॉडी जितना बड़ा बना उस विस्फोट के बाद, उस बॉडी के पास क्या है, ग्रेविटी ज्यादा है। और उन्होंने अपने आसपास के जो छोटे छोटे बॉडी है उनको अपने ग्रेविटी के आधार पर क्या था, उसको अपने पास में अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और इससे क्या होगा कि जो बड़े बॉडी है वो सेंटर में आ गया, और जो उससे छोटे बॉडी है वो क्या था, उसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में का कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो मोशन नहीं करता है। सभी मोशन करते हैं, गति करते हैं, सभी लोग, मतलब सभी लोग मतलब सभी वस्तु गतिशील है। तो हर चीज गतिशील है, तो ये जो बॉडी है ये भी गतिशील है। तो इसमें क्या हुआ, जो बॉडी सबसे भारी है वो सेंटर में आ गया, और जो बॉडी जैसे जैसे क्या है, हल्का होते गए, तो वो क्या होगा, दूर चला जाता गया। जैसे ग्रेविटी की बात बोल रहा हूँ, तो ग्रेविटी और जो घनत्व की बात बोल रहा हूँ, तो इसके बीच में क्या होगा, जो मेन है वो क्या होगा आपका होगा। और ये जो सिस्टम हुआ और इसमें जो विस्फोट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे क्या है बना, आपका मिल्की वे बना। जैसे आपको जानते हैं कि हमारे जो सूर्य है वो मिल्की वे में है। तो बहुत सारे क्या होता है, जब हमारे यूनिवर्स से विस्फोट हुआ तो उसमें बहुत सारे क्या है, मिल्की वे बनने लगे। और मिल्की वे में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मिल्की वे में क्या होते हैं, स्टार होते हैं, तारे होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, उसमें हीट ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, वो तारे बनते हैं। विस्फोट के बाद जिन बॉडी का ग्रेविटी, देखिए बोलना कि जिसका ग्रेविटी ज्यादा होगा वो क्या होगा, सेंटर में होगा। तो जिसका ग्रेविटी ज्यादा हो गया वो क्या बन गए, तारे बन गए, स्टार बन गए। और जिनका ग्रेविटी कम है वो स्टार नहीं बन पाए। अब बताइए सभी बॉडी स्टार क्यों नहीं बन पाए? देखिए, जिनका ग्रेविटी मतलब एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का अनुसार, जो जिनका ग्रेविटी ज्यादा है वो क्या बना है, तारे बने, और जिनका ग्रेविटी या घनत्व कम रहा वो क्या होगा, जो बाकी बॉडी बने हैं। तो तारे क्या है, ये जो मिल्की वे है इसमें यहाँ पे बनते गए। और आज भी तारे बन रहे, आज भी तारे क्या है बन रहे। देखिए यहाँ पे जो तारे बनते हैं उसको ओल्ड स्टार कहा जाता है, नहीं पुराने तारे कहा जाता है। और यहाँ पे जो तारे बनते हैं उसको यंग, मतलब तारे कहते हैं, युवा अवस्था में होता है। और यहाँ पे जो तारे होगा वो न्यू बॉर्न कहा जाता है, न्यू बॉर्न स्टार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, न्यू बॉर्न स्टार कहा जाता है। तो तारे बनते भी हैं और उनका डेथ भी होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी हमारे यूनिवर्स में एनर्जी का मेन जो सोर्स है वो है स्टार। पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तारे होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। जैसे हमारे जो सूर्य है वो भी क्या है, एक तारा है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सन है वो भी क्या है, एक तारा है। और हमारे जो पूरे जो सौर मंडल है, सौर मंडल में एनर्जी का सोर्स क्या है, उस तारे के एनर्जी से हम लोग क्या है, सरवाइव कर रहे हैं। जिस दिन सूर्य समाप्त, उस दिन पूरे जो सौर मंडल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सौर मंडल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो तारे बनते भी हैं, और तारे के क्या होता है, डेथ भी हो जाते हैं। और तारे देखिए, आप लोग आसमान में जब रात को देखते हैं ना, तो तारे क्या का कुछ अलग अलग रंग के तारे दिखाई देते हैं।
जो तारे क्या होते हैं एकदम ज्यादा चमकीले तारे होते हैं, वो क्या होता है थोड़ा सा येलो कलर का दिखाई देते हैं। और जो एकदम रेड कलर का जो तारे होते हैं वो खत्म होने वाले होते हैं। आप लोग एक अच्छा सा एग्जांपल कर सकते हैं, अपने घर में एक मोमबत्ती जला लीजिए और रूम को क्या कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा मोमबत्ती में भी तीन तरह के का जो लेयर बन जाएंगे। जो बीच वाला जो लेयर होगा वो बहुत ज्यादा क्या होता है, सफेद जैसा दिखाई देता है, येलो या सफेद जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्या है, तारे की उत्पत्ति हुई। और तारे के जो यानी स्टार है, उनके आसपास जो भी बॉडी है, उन सबको मिलके क्या बनाते हैं, अलग अलग जो तारे का मंडल, जिसको तारामंडल कहा जाता है, तारामंडल बनाता है। और हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। अब देखिए जो स्टार है वो कैसे बने होते हैं इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लेता है कि यहाँ पे हमारा ये सूर्य है, सन है। सन के जो बीच वाला भाग होता है उसको कोर कहते हैं, या क्रोड या कोर कहते हैं। जो बाहर वाला जो भाग होता है उसको कोरोना कहते हैं। क्या कहता है, कोरोना कहते हैं, या फोटोस्फीयर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कोरोना भी कहता है या फोटोस्फीयर भी इसको कहा जाता है। देखिए जो ये आंतरिक भाग है ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों होता है देखिएगा, हमारे जो तारे हैं या जो सूर्य है उसमें अभी भी 74% क्या है, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। और इसमें 24 क्या है, हीलियम है। और बाकी छोटे और भी जो गैसेस है वो गैसेस है। कुल मिला के जो तारे हैं इसमें क्या है, गैस भरी हुई है। क्या है, अधिकांश गैस है। आप लोगों ने अगर थोड़ा साइंस पढ़े होंगे तो एक सिद्धांत का नाम सुने होंगे, नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक सिद्धांत है जिसको हेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, हेंस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है या नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो चार हाइड्रोजन होते हैं, इनके जो नाभिक होते हैं, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, ये आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हीलियम बनाते हैं। और हीलियम प्लस क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। हीलियम प्लस ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा होता है, यही ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। यही ऊर्जा क्या होता है, हमें हीट के रूप में धरती पर मिलते हैं। यही हीट, अगर मान लेते हैं ये जो 74% अभी तक बची हुई जो हाइड्रोजन है, जिस दिन समाप्त हो जाएगा तो हमारा जो सन है वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर सौर मंडल समाप्त हो जाएगा। समझ लीजिएगा, तो सौर मंडल क्या है, स्थायी नहीं है। ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसका भी एक एज है। उस एज के बाद माना जाता है, साइंटिस्टों का अनुमान है कि आज से 5 करोड़ वर्ष बाद, बहुत है, 5 करोड़ वर्ष क्या होगा, सूर्य के अंदर जितने भी हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सूर्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सूर्य के जो कोर भाग होता है ना, कोर भाग में क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। और जो फोटोस्फीयर वाला भाग होता है, बाहरी भाग, इस फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो समझ लिए बहुत ज्यादा होता है। तो 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसके कोर भाग में होता है, नहीं कोर भाग का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होता है। और जो बाहरी भाग होता है उसकी टेम्परेचर कम है। आप लोगों ने देखो कोरोना का नाम इसमें क्यों रखा गया, पहले समझ लीजिएगा। आप लोगों ने कभी कभी क्या है, सूर्य ग्रहण देखे होंगे। तो सूर्य ग्रहण जब होता है ना, तो जब चंद्रमा का छाया सूर्य पर गिरता है तो सूर्य का थोड़ा सा ऊपर वाला भाग आपको दिखाई देता है, जिसको क्या होता है, क्राउन जैसा बना होता है, मतलब महारानी के मुकुट जैसा होता है। तो उसी को क्या है, तो कोरोना कहा जाता है। तो इसको कोरोना भी कभी कभी कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो कोरोना वाले पार्ट है ना, इसी से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेजेस निकलते हैं, जिसको पराबैंगनी किरणें कहा जाता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है, नंगी आंखों से उनको देखना नहीं होता है। इससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेजेस क्या होता है, आंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या है, सूर्य के अंदर जो एनर्जी बनता है, यानी तारे में जो एनर्जी बनता है उसके बारे में बताया। और किस विधि से बनता है, ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से बनता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। किसके माध्यम से बनता है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से बनता है, या न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से यहाँ पे बनता है। और एक तब तक रहेगा जब तक हाइड्रोजन है।
अब देखिए, एक निश्चित जो उम्र होगा तारे का, उसके बाद तो उसका डेथ होना है। और एक बात और समझ लीजिए, देखिए सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलता है पृथ्वी पे, जो सूर्य में वो हीट है, उसका 2 अरबा भाग ही हमें मिलता है। तो समझ ले कितना कम हमें एनर्जी मिलता है, तब हमें इतना गर्मी लगता है। अगर पूरा का पूरा मिल जाए तो कितना गर्मी हो जाएगा, समझ सकते हैं। और सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा को आने में, यानी हीट को आने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में या हीट को पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। इतने समय में क्या होता है? और जानते हैं कि जो प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ ये होता है प्रकाश का चाल। इसी चाल से क्या होता है, प्रकाश या जो हीट है वो गति करते हैं हमारे यूनिवर्स में। अब देखिए, ये जो सूर्य है, या जो इसे तारे भी हम कह सकते हैं, इसका डेथ होना जरूरी है। अब जब डेथ होगा, इसकी जो मृत्यु होगा, तारे का भी क्या होगा, मृत्यु होना है। मृत्यु होगा, डेथ होगा। तो डेथ होने पर ये दो बनता है, दो चीज बनता है। एक बनता है, उसको बोना तारा कहते हैं इसको, या डॉप्ट स्टार कहा जाता है, या बोना तारा कहते हैं। और एक बनता है, इसको अभिनव तारा कहा जाता है। अभिनव स्टार या तारा कहा जाता है। इसमें अंतर क्या है, पहले समझ लीजिएगा। देखिए, इसमें जो अंतर है, उसका अंतर है ब्लैक होल बनाने की प्रोसेस। ब्लैक ब्लैक होल का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ब्लैक होल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको ब्लैक होल का नाम सुने होंगे। तो ब्लैक होल के प्रोसेस बनने के आधार पर क्या होता है, तारे दो प्रकार के होते हैं। एक को बोना तारा कहता है, दूसरे को ड्रॉप्ड स्टार कहा जाता है, और एक होता है अभिनव, जिसको अभिनव तारा कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि सभी जो तारे होते हैं ना, मृत्यु के बाद ब्लैक होल नहीं बना सकते। देखिए ब्लैक होल अब क्या होता है, पहले समझ लीजिए। ब्लैक होल एक ऐसा बॉडी बन जाता है जिसका डेंसिटी सबसे हाई हो जाता है। इसको कहते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, क्रिटिकल डेंसिटी कह सकते हैं। क्रिटिकल डेंसिटी। क्रिटिकल डेंसिटी का मतलब होता है किसी वस्तु के डेंसिटी को और नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसको क्रांतिक घनत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रांतिक घनत्व कहा जाता है। क्रांतिक घनत्व का मतलब होता है किसी भी वस्तु के डेंसिटी को और नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि तारे जब मर जाते हैं ना, तो क्या होता है, उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बहुत ही ज्यादा डेंसिटी में बन जाते हैं और बहुत ही छोटा बन जाता है। तो उसी को क्या होता है, ब्लैक होल कहा जाता है। इसलिए ब्लैक होल से क्या होता है, कोई भी वस्तु, यानी जो लाइट होता है, वस्तु का मतलब यहाँ पे क्या था, लाइट क्या है, आर पार नहीं होता। क्योंकि देखिए हम लोग क्या होता है, पृथ्वी से कोई भी आकाशीय पिंड को अगर हम जानते हैं ना, तो वो क्या होता है, लाइट के माध्यम से जानते हैं कि उसकी रफ्तार क्या है, हमसे कितने लाइट ईयर दूर है। उसी के आधार पर हम किसी वस्तु को अभी तक जो हम रिसर्च करते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हम किसी बॉडी में, चंद्रमा को छोड़ के किसी अभी तक बॉडी में गए नहीं हैं। और चंद्रमा तो क्या बहुत ही नजदीक है पृथ्वी के, और जो इतने लाखों करोड़ों तारे हैं वो हमसे बहुत दूर पे हैं। तो किसी भी बॉडी है, तो बॉडी से क्या होगा, अगर लाइट आर पार नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लैक होल। इसका मतलब क्या होता है, जो ब्लैक होल होता है वो जितनी भी एनर्जी या लाइट होता है उनको संपूर्णता क्या होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी टोटल एब्जॉर्प्शन पावर होता है ब्लैक होल में। आप लोग जानते हैं जितने भी काले चीज होते हैं ना, वो क्या होता है, एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि सर्दी के मौसम में, यानी विंटर सीजन में काले कपड़े पहनना चाहिए, और गर्मी के सीजन में सफेद कपड़े पहनना चाहिए। कि काले जो कपड़े होता है वो क्या करता है, उनका रिफ्लेक्शन पावर कम होता है, और सफेद कपड़े में क्या होता है, रिफ्लेक्शन पावर ज्यादा होता है। तो देखिए, ब्लैक होल बनने के आधार पर तारे के जब मृत्यु, तो दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बोना तारा होता है, एक होता है अभिनव तारा होता है। ठीक है। देखिए क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। हमारे ये देश में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ था, जिनका नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। अगर आप लोग सुने होंगे, जो भौतिक शास्त्र के बहुत बड़े क्या हैं, उनको नोबेल भी प्राइज मिले थे, अमेरिका की नागरिकता ले लिया था।
तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि ये जो ब्लैक होल कौन से तारे बन सकते हैं, कि सभी तारे तो ब्लैक होल नहीं बन सकते हैं, तो वही तारे बनेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट्स कहा जाते थे। उसको क्या कहा गया? चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट कहा गया है, या चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है इसको। हिंदी में चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि ब्लैक होल बनने का क्या क्राइटेरिया है। अगर कोई भी तारा अगर ब्लैक होल बनेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए जो हमारा सन है, यानी सन भी तारा है, तो सन का जितना मास होगा, ठीक है, सन का क्या होगा? मास, मास मतलब द्रव्यमान, और इंटू 1.44 से अधिक होना चाहिए। यानी किसी कोई भी तारा अगर डेथ हो जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा यानी मास होगा, वो सन के मास से 1.44% ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई तारा है तो वो ब्लैक होल बनेगा। और इससे अगर कम वजन के कोई तारा होगा, इससे कम मास के कोई तारा होगा, तो वो ब्लैक होल नहीं बना जाएगा। इसको चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो सभी तारे क्या नहीं बन सकते हैं? ब्लैक होल नहीं बना सकते। कुछ तारे ब्लैक होल बना सकते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से अधिक हो। तो हमारा सूर्य क्या बन ब्लैक होल बनेगा? हमारा सूर्य भी ब्लैक होल नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास इससे कम है। तो सूर्य भी क्या नहीं बन सकता है? ब्लैक होल नहीं बन सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल का मतलब अभी बताओ कि क्रिटिकल डेंसिटी, उससे ज्यादा डेंसिटी कोई सी वस्तु का हो नहीं सकता है। तो इससे क्या होगा? हमारे तारे बनते हैं। अब देखिए, तारे के जब मृत्यु भी हो गया, ब्लैक होल भी आपको बता दिया हूं। अब क्या होता है? देखिए, अभी तक आपको पता कि जितने भी खगोलीय पिंड की खोज हुई है ना, वो क्या है? लाइट हम यहाँ से भेजते हैं, उस लाइट जब वहां से रिफ्लेक्ट होके आते हैं तो वो कितनी दूरी पर है, क्या है, उसी के आधार पर क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। अभी तक वहां पे पहुंचे कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान दिएगा। वहां पे कुछ कोई लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। अब देखिए, जब ये बिग बैंग थ्योरी हुआ, तारे बने, तो तारे बनने के बाद उनके आसपास तारे के यानी जो आसपास के जो बॉडी है वो क्या होता है? तारे के ग्रेविटी के आसपास क्या होता है? एक जो अंडाकार कह सकते हैं या इलिप्टिकल रूट में क्या है, वो मोशन करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा सूर्य है, तो सूर्य क्या है? सेंटर में हो गया, तारे हैं, और उसके आसपास क्या है? बहुत सारे बॉडी क्या है? मोशन करना शुरू कर दिया। तो जो सूर्य के चारों ओर जो मोशन करने वाले बॉडी है उनको हमने प्लेनेट या ग्रह कहा दिया। ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो प्लेनेट वस्तु है यानी आकाशीय पिंड है, उसको हमने क्या कहा? ग्रह या प्लेनेट कह दिया। देखिए, पहले 9 ग्रह हुआ करता था, अभी 8 है। कितने हैं? 8 ग्रह वर्तमान में। अब क्या है? जो ग्रहों के यानी जो प्लेनेट के चारों ओर क्या होते हैं? मोशन करते हैं यानी गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको हम उपग्रह कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं। तो दो तीन बात याद रखिएगा। देखिए, तारे तो क्या है? हमारे जो मिल्की वे है उसमें तारे हैं। तारे कहाँ है? यूनिवर्स के बाद जो मिल्की वे बने हैं, बहुत सारे मिल्की वे बने हैं, उनमें क्या बना है? तारे बने हैं। और तारे के चार, ये मान लिया हमारा सन है, तारा है, इसके चारों ओर बहुत सारे बॉडी क्या होता है? इस तरह से मोशन करते रहते हैं अपने पथ पे। इसे हमने क्या बोल दिया? ग्रह या प्लेनेट बोल दिया। अब ये जो प्लेनेट है, इनके चारों ओर बहुत सारे बॉडी क्या है? मोशन करने लग गया, इसको हमने उपग्रह कह दिया या सैटेलाइट कह दिया। ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है? जब दो ग्रहों के बीच में जब कोई बॉडी मोशन करते हैं तो उसको हमने एस्टेरॉइड कह दिया। क्या कर दिया? एस्टेरॉइड, या उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है या एस्टेरॉइड कहते हैं। आप लोगों ने एस्टेरॉइड का बहुत सारे नाम सुने होंगे, जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या बहुत सारे सर हॉलीवुड इस पिक्चर देखे होंगे। एस्ट्रॉयड का और क्या होता है? और बता दीजिए। इसके बीच में क्या है? बहुत सारे क्या होता है? गैस के बहुत सारे बॉडी पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में होता है, जिसको हम कॉमेट या उल्का कहते हैं। कॉमेट्स या उल्का कहते हैं, या उल्का पिंड कहते हैं, कॉमेट्स या उल्का पिंड कहते हैं। देखिए, ये सब अलग अलग चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ये क्या है? सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है? गैस है। गैस के बहुत सारे क्या होता है? बड़े बड़े क्या होते हैं? बॉडी होते हैं। तो सन क्या है? सेंटर में है। सन के चारों ओर जो
मोशन करने वाले यानी परिक्रमा करने वाले हैं उसको क्या कहता है, प्लेनेट कहा गया। और प्लेनेट के चारों ओर मोशन करने वाले जो बॉडी है उसको क्या कहते हैं, हम सैटेलाइट कहा। और दो ग्रहों के बीच में, दो प्लेनेट के बीच में जो बॉडी मोशन करते हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड कहते हैं। और जो उल्का है, उल्का क्या गैसीय अवस्था में होता है, ये कभी कभी पृथ्वी में आता है। आप लोगों ने सुना होगा ना बिजली गिरना, बहुत से बार सुने होंगे कि बिजली गिर गया, ये लोग मर गए, वो लोग मर गए। तो बिजली जो गिरते ना वो क्या होता है, ये उल्का पिंड होता है या कॉमेट्स होता है। जो क्या होता है, कभी पृथ्वी के नजदीक आते हैं और कभी कभी क्या होता है, ये पूरी तरह से जल नहीं पाते और पृथ्वी में आके गिर जाते हैं। जो उन जहाँ पे गिरते हैं वहां पे उसको बिजली गिरना कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह का मौसम अगर बने तो कभी भी क्या होता है, पेड़ पौधे या जहाँ पे गीली चीज है वहां पे खड़े मत होइएगा, बिजली गिरने तो ज्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है और उसको बॉडी को खत्म कर सकता है। हो सके अगर कोई आसपास कोई ऐसा बॉडी है जो कवर्ड बॉडी है, उसमें वहां पे स्टे करना चाहिए। या जो कार वगैरह होता है ना, देखिए कार वगैरह क्या होता है, ये अच्छा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर आप सुने होंगे, संधारित्र कहते हैं। कार में क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने पर उसमें नहीं लगता, वो कैपेसिटर होते हैं। या आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो बिल्डिंग वगैरह बनाया जाता है ना, तो ऊपर क्या होता है, एक उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, संधारित्र लगाया जाता है। जिससे क्या होता है, बिल्डिंग में क्या होगा, इस तरह के बिजली का प्रकोप ना हो पाए। या जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं उसमें लगाए जाते हैं, लगाना भी जरूरी है, और पहाड़ी क्षेत्र में तो बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या नुकसान हो जाता है। तो कैपेसिटर क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिसिटी को होते हैं। और इस तरह के अगर बरसात के मौसम में पेड़ के नीचे कम ठहरना चाहिए, जहाँ पे नमी ज्यादा हो रहा हो वहां पे आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये उल्का पिंड। क्योंकि देखिए, अब अभी आपको बताऊंगा ये जो उल्का पिंड पूरी तरह से पृथ्वी पर क्यों नहीं आ पाता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होते हैं, उसमें से एक लेयर है जिसको मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहा जाता है। वो उस लेयर में आके क्या था, उल्का पिंड जल जाते हैं और उसी में से जो कुछ बच जाता है वो पृथ्वी पर आ जाता है कभी कभी। ये कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो क्षुद्र ग्रह है ना, ये ठोस के रूप में आते हैं। अगर ये आपने सुना होगा, धूम केतु के नाम में सुना होगा। तो जो धूम केतु है वो क्या है, एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, वो उल्का पिंड नहीं है। अगर वो अगर पृथ्वी से टकराएगा, वो सॉलिड है, ठोस है, पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्षुद्र ग्रह अलग होता है, उल्का पिंड अलग होता है, उपग्रह अलग होता है, ग्रह अलग है और क्षण अलग है। इन सभी के बारे में अभी आप लोगों से चर्चा करेंगे। है आप लोग का, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो जीके से। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल आप लोगों को बता था कि सन यानी सूर्य का उत्पत्ति कैसी हुई है, और उनमें एनर्जी का सोर्स क्या है, और सभी तारे क्या होता है, ब्लैक होल नहीं बना सकते, ब्लैक होल बनाने का फॉर्मूला बताया था। और सूर्य में जो एनर्जी बनता है उनमें नाभिकीय संलयन के माध्यम से बना था, इसको हेंस नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। और ये बताया था कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, उल्का किसे कहते हैं, और क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। आज हम जो ग्रह हैं यानी जो प्लेनेट है हमारे, उन प्लेनेट के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्लेनेट हैं आपको कल भी बताया था कि ये क्या होता है, सन के चारों ओर, सन के चारों ओर क्या है, जो इलिप्टिकल रूट होता है उस रूट में ये मोशन करते हैं। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स या भूगोल पढ़े होंगे तो आप लोग ने एक नियम पढ़े होंगे, केपलर्स लॉ, यानी केपलर के नियम। केपलर ने सबसे पहले बताया था कि ये जो सूर्य है और जो जितने भी प्लेनेट है भी आपस में कैसा संबंध बनाते रहते हैं। कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये सूर्य के कक्षा से चले क्यों नहीं जाता है, मतलब सूर्य के कक्षा में ही ये रोटेट क्यों करते हैं, घूर्णन क्यों करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनका जो रूट है, ऑर्बिट है, वो कैसा है। और आप लोगों ने देख सुना होगा कि कभी क्या होता है, जो हमारा प्लेनेट होते हैं वो सूर्य से कभी दूर चला जाता है और कभी सूर्य के नजदीक आ जाता है। और ये सारे चीज क्यों होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने दिया था नियम,
केपलर ने दिया था। उसको केपलर के 3 लॉ कहा जाता है। केपलर के ने कितने लॉ दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो उसने सर्वप्रथम एक चीज बताया कि जितने भी ये हमारे प्लेनेट है, यानी ग्रह जो है, वो सूर्य के चारों ओर क्या है, देखिए सूर्य के चारों ओर क्या है, इलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार रूप में क्या होता है, गति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलिप्टिकल रूप में क्या है, गति करते हैं। पहला नियम ये है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये सूर्य के नजदीक होता है और कभी कभी सूर्य से दूर चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, सूर्य के नजदीक होते हैं और कभी कभी क्या होता है, सूर्य के दूर होते हैं। पहला नियम तो क्या है, इलिप्टिकल होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, कभी कभी ये क्या होता है, सूर्य के नजदीक आते हैं और कभी कभी क्या होता है, सूर्य के दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। आप लोगों ने 2 शब्द सुना होगा, उपसौर और अपसौर। अपसौर में क्या होता है, सूर्य से सबसे दूर होते हैं, और उपसौर में क्या होता है, ये सूर्य के नजदीक आ जाते हैं। एक बात ध्यानिएगा, 4 जनवरी का नाम सुन लीजिएगा। 4 जनवरी को क्या होता है, हमारी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे क्या होता है, दूर में होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 जनवरी। और 4 जुलाई को क्या होता है, ये हमारे नजदीक हो जाते हैं। पृथ्वी क्या है, सूर्य के नजदीक हो जाते हैं। तो ये क्या है, कभी दूर होते हैं और कभी नजदीक होते हैं। दूसरी बात इसमें ये बताया गया कि अगर जब सूर्य के नजदीक कोई ग्रह होंगे ना, तो उसकी जो गति होगा वो बढ़ जाती है। और जब ये सूर्य से दूर होंगे तब उनकी गति क्या होगा, कम हो जाते हैं। और लेकिन एक बात ध्यान ध्यान रखिएगा, लेकिन उनका जो यूनिट टाइम में क्या होता है, यूनिट एरिया कवर करता है। यानी जितने टाइम, देखिए मान लेते हैं ये हमारा सन है और ये क्या है, कोई प्लेनेट है। तो प्लेनेट क्या है, इस तरह से गति कर रहा है, तो कभी सूर्य के नजदीक आ जा रहा है, कभी सूर्य से दूर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एरिया निकाले, तो यहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य के नजदीक आ जाएगा तो गति क्या होगा, तेज हो जाएगा। प्लेनेट की गति क्या होगा, तेज हो जाएगा। और जब सूर्य के दूर चल जाएगा तो यह गति क्या होता है, थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा, यानी मंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, धीमा हो जाएगा या मंद हो जाएगा। लेकिन देखिए दोनों का अगर एरिया देखा जाए तो दोनों का जो एरिया होगा, इसका ए वन एरिया मान लेते हैं और इसका A2 एरिया मान लेते हैं। तो A1 एरिया A2 एरिया के क्या है, बराबर होगा। लेकिन क्या होगा, इसका टाइम भी बराबर होगा। इसका अगर T1 टाइम लगा तो इसका T2 टाइम लगेगा। इनका कहने का मतलब होता है, एकांक समय में कोई ग्रह द्वारा चली गई दूरी क्या होना चाहिए, जो दूरी होती है वो बराबर होती है। एकंक समय में जो ग्रह होते हैं, प्लेनेट होता है, यूनिट टाइम में वो क्या होता है, इसकी जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा बराबर होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या होता है, जब हमारे सूर्य के नजदीक आ जाता है कोई ग्रह तो उसकी रफ्तार क्या होता है, उसकी गति बढ़ जाती है। और जब क्या होता है, सूर्य से दूर चले जाते हैं कोई ग्रह तो उसकी गति क्या होगा, धीमा पड़ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। यानी एकंक समय में उनके एरिया क्या होगा, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये बताया गया। दूसरी तीसरी उन्होंने एक नियम दिया था। तीसरा नियम ये था कि मान लेते हैं ये जो हमारा प्लेनेट है, एक प्लेनेट को एक रोटेट करने में टी टाइम लगा होगा। टाइम मतलब टी मान के चलते हैं। और इनका जो रेडियस है, मतलब सूर्य से क्या होगा, इसका रेडियस, कोई भी ग्रह का रेडियस आप निकाल लीजिएगा, रेडियस को आप आर मान के चले। तो इसमें बताया कि जो T² कल टू R⁻³ बताया गया है। यानी अगर रेडियस ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। अगर रेडियस सॉरी रेडियस अगर ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर रेडियस कम होगा तो टाइम कम हो जाएगा। देखिए ये जैसे कम होगा ये भी उतना कम हो जाएगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। यानी जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या आप लोग जानते हैं, रेडियस। अगर त्रिज्या यानी सूर्य से दूरी जो जितनी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। अगर त्रिज्या अगर ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा रोटेट करने में। अगर त्रिज्या अगर कम हो जाएगा, यानी उसका त्रिज्या अगर कम हो जाए तो उसके में क्या था, टाइम कम लगेगा। तो ये 3 नियम किसने दिया था, ये केपलर्स लॉ कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको किस कहते हैं, केपलर के नियम कहते हैं। केपलर के नियम, 3 नियम इनको कहा जाता है। ये आपके कोर्स में पूछेगा नहीं लेकिन याद रखिएगा, ये फिजिक्स वगैरह में पूछ जाते हैं।
तो जियोग्राफी में बहुत कम पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिजिक्स वगैरह में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे तो ये कैपलर्स लॉ होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, ग्रह और जो सूर्य होते हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। जिसको क्या कहते हैं, कैपलर्स लॉ कहते हैं। इसको तीन को याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये जो आपको 8 ग्रह जो दिख रहा है, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद क्या है आपका जुपिटर हो गया, उसके बाद आपका सैटर्न हो गया, उसके बाद नेपच्यून हो गया और यूरेनस हो गया। यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया। नेपच्यून सबसे बाहर है और अंदर वाला क्या है, मरकरी है, जिसको बुध कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 8 ग्रह, देखिए पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन क्या है वर्तमान में जो यम या प्लेटू जो हमारा प्लेनेट है उसको क्या है, ग्रह के कैटेगरी से अलग कर दिया गया। अब बोले कि इसको अलग करने का क्या रीजन रहा। देखिए रीजन क्या होगा कि आपको अभी बताया कि हमारे जितने भी प्लेनेट है, ग्रह है, उनका एक क्या होता है, निश्चित ऑर्बिट होता है। उनका क्या होता है, डिफाइन होता है, उनका ऑर्बिट क्या होता है, डिफाइन होता है। ये दूसरे के ऑर्बिट में ओवरलैपिंग नहीं करता है, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को पार नहीं करते हैं। लेकिन जो प्लेटू है और या जो उसको अब यम कहते हैं, वो क्या होता है, दूसरे के रूट को या दूसरे के ऑर्बिट को, कक्षा को ओवरलैप कर रहा था, इसलिए उनको ग्रह की कैटेगरी से उनको हटा दिया गया है। 2006 में इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया, 2006 में उनको हटा दिया गया। अब देखिएगा, ये जो अंदर के जो 4 ग्रह आप लोग देख रहे हैं, एक बुध हो गया, एक शुक्र हो गया, तीसरा पृथ्वी हो गया और चौथा आपका मंगल है। इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लेनेट कहा जाता है। इनको क्या कहता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है या इनर प्लेनेट कहा जाता है, इनर प्लेनेट कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या होता है, ये जो 4 ग्रह है ना, इसका जो बॉडी है, इनका जो संरचना है, वो सॉलिड्स है। क्या है, ठोस वस्तु से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ठोस वस्तु से बना हुआ है। इसलिए देखिए, कल आपको पता है कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, वो जो ठोस होता है, आप लोग जानते हैं सॉलिड जो होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, और वो क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, सूर्य के नजदीक होंगे, इसलिए सॉलिड था। और जो ये बाहर के 4 आपके प्लेनेट जो दिखाई दे रहा है, ये जो शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, नेपच्यून हो गया और यूरेनस हो गया, इसे क्या कहते हैं, बाहरी यानी आउटर प्लेनेट कहा जाता है, आउटर प्लेनेट कहा जाता है। और ये क्या बना होता है, ये गैस से बना होता है। किससे बना है, इसको गैसीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैस का बना होता है, और ये सॉलिड इन ठोस वस्तुओं का बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ठोस वस्तु से बना होता है, और ये क्या होता है, गैस से बना होता है। जो कौन कौन से हैं, आपका शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, नेपच्यून हो गया और यूरेनस, यूरेनस हो गया, यूरेनस हो गया। ये क्या है, ये आउटर या बाहरी ग्रह कहा जाता है, और ये गैस से बना होता है। किसका बना होगा, गैस। अब गैस का होगा तो इसमें क्या होता है, और ये क्या होता है, आकार में बड़े होते हैं। इसलिए देखिएगा, ये जो ग्रह है, ये जो 4 ग्रह है, ये आकार में क्या है, बड़े हैं। और जो ठोस होता है, अत्यंत ठोस का आकार कम होता है, और गैस का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, इससे भी क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है। अब एक एक ग्रह का हम थोड़ा सा विवरण देखते हैं, इस मैप्स से भी हम समझ सकते हैं। देखिए, जो पहला जो प्लेनेट है, यानी पृथ्वी के नजदीक से अगर देखें तो देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है, मरकरी है या बुध है, मरकरी या बुध है। ठीक है। तो ये जो मरकरी है, ये सन के क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है, और इसका ऑर्बिट भी क्या है, सबसे छोटा है। ऑर्बिट भी या कक्षा क्या है, सबसे छोटा है। इसको 88 दिन में क्या होता है, ये सन के क्या है, चारों ओर एक रोटेशन पूरा कर लेता है। कितने में, 88 दिन में रोटेशन पूरा कर लेता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बुध है, ये क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक करके आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, मरकरी या बुध। देखिए, ये क्या है, सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है, और इसके बारे में जो जितने भी पॉइंट है उसको याद रखिएगा।
सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे निकट है। दूसरी बात क्या है, ये सॉलिड है, नहीं ठोस का बना हुआ है। ये क्या है, ठोस का बना है। और ये क्या है, हमारे आकार के अगर दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो आठों ग्रह है उनमें सबसे छोटा है। इनका परिक्रमा काल कितना है, 88 दिन का है, 88 डे का है। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर में अंतर। क्योंकि यहाँ पे जो वायुमंडल है वो बहुत ही नगण्य वायुमंडल है। वायुमंडल बहुत कम पाया जाता है। वायुमंडल कह सकते हैं ना के बराबर वायुमंडल। क्या है वायुमंडल क्या है, यहाँ पे जो वायुमंडल है या जो एटमॉस्फेयर है वो ना के बराबर है। इसलिए क्या होता है कि दिन के समय सूर्य के नजदीक होने पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। और जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा मरकरी है, बुध है, ये सबसे छोटा ग्रह है और सबसे सूर्य के नजदीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या है, तापांतर बहुत ज्यादा है, ये ठोस बना हुआ है, ठोस चीजों का बना हुआ है। दूसरी बात देखिएगा, हमारे यहाँ पे दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो नेचुरल सैटेलाइट है उसकी बात बोल रहा हूँ। देखिएगा, एक बुध है और एक है शुक्र, यानी बीनस। बीनस और जो मरकरी है ना, इनका क्या होता है, कोई भी क्या है उपग्रह नहीं होता है, यानी सैटेलाइट नहीं होता इनके पास। कौन सा, प्राकृतिक उपग्रह की बात बोलो, आर्टिफिशियल की ना बात नहीं कर रहा हूँ। प्राकृतिक उपग्रह जो है या जो नेचुरल सैटेलाइट है वो इनके पास नहीं होते। ठीक है, इनके पास नहीं होते। अब देखिए इनका रोटेशन कैसे होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जो 8 प्लेनेट है उनमें से दो का रोटेशन अलग है और 6 का रोटेशन एक जैसे है। देखिए हमारे जो पृथ्वी है, या मंगल है, या बुध है, बृहस्पति है, शनि है, और हमारा जो नेपच्यून है, इनका रोटेशन क्या होता है, एक जैसा होता है। और यूरेनस और जो क्या कहते हैं, शुक्र जो है, उसका रोटेशन अलग होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हमारे पृथ्वी का जो रोटेशन है ना, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे मॉर्निंग की दिशा में होता है। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग क्या होता है, ईस्ट साइड में होता है। ध्यान दीजिएगा। और जहां पे इसके विपरीत होता है, जैसे मान लिया आपको बताया शुक्र में क्या होता है, अलग उनका रोटेशन होता है। तो शुक्र क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर रोटेशन करता है। पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेशन करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई जीवन होता या कुछ होता, तो यहाँ पे जो मॉर्निंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो मॉर्निंग होता है उसे क्या कहता है, ये वेस्ट में होता है, यानी पश्चिम में मॉर्निंग होता है इनका, जो रोटेशन पर है। इसलिए देखिए अभी आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे ईस्ट में मॉर्निंग होने के कारण क्या है, रोटेशन होने के कारण, यानी वेस्ट टू ईस्ट होने के कारण क्या होता है, जितनी भी सैटेलाइट आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या होता है, हमेशा जो भी कॉन्टिनेंट होता है ना उनके पूर्व दिशा से छोड़ी जाती है। देखिए इस दिशा से सैटेलाइट अगर छोड़ेंगे ना तो उसको ऑर्बिट में पहुंचने में आसानी होता है। इसलिए देखिए हमारे देश में जितने भी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो सब क्या है, हमारे बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास है, मतलब उसी में है। कहीं अरब सागर में के आसपास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूरब से अगर किसी सैटेलाइट को अगर लॉन्च करेंगे ना तो ये ऑर्बिट में पहुंचने में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा। देखिए इधर से करेंगे तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, और इधर होगा तो इसको ऐसे घूमना होगा, तो क्या होगा, जल्दी अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इसलिए जितने भी देश आप लोगों ने दुनिया में देखे होंगे, उनके जितने भी जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आप लोगों ने देखे होंगे, सब क्या होगा, कॉन्टिनेंट के पूर्व भागों में होता है, ईस्ट पार्ट में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो पृथ्वी है वो कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व। इसलिए हमारे यहाँ पे मॉर्निंग क्या होता है, पूर्व। अगर आप शुक्र में चले जाएंगे, या किसी समय अगर कभी जाने के मौका मिल जाए आने वाले दिनों में, तो वहां पे मॉर्निंग क्या होगा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपके बुध ग्रह के बारे में तो जानकारी। अब आते हैं हम वीनस के बारे में, या शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए जो वीनस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जो ईसाई धर्मों में वीनस एक देवी भी होती है, देवता देवी जो भी है माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य से दूसरे क्रम पे ये प्लेनेट है।
दूसरी बात क्या होता है, ये जो प्लेनेट है, ये सबसे क्या है, गर्म प्लेनेट है। ध्यान ध्यान दीजिएगा, दो चीजों को ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जो बुध है उसमें क्या है, तापांतर सबसे ज्यादा है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बनाइएगा वीनस। वीनस क्या है, सबसे गर्म है। क्यों है पहले समझिए। देखिए वीनस के चारों ओर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, वातावरण है। यानी इनका वायुमंडल में क्या है, इनके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। और आप जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है, क्या होता है, किसी जगह के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। आज देखिएगा हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा उसका उत्सर्जन हो रहा है, और उससे क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण। और इसी को क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोग देखे होंगे अभी उत्तराखंड में जो तराई वाले क्षेत्र में है ना, उसमें एक अभी ये जो गर्मी में एक धान लगाया जाता है, उस पे बैन लगाने की बात चल रहा है। बैन लगा भी दिया है, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से नहीं लगाया है। क्यों लगाया गया, क्योंकि ये जो धान के खेत जो गर्मियों में होता है, इसमें क्या होता है कि धान के खेत से मैथेन गैस निकलते हैं। और जो मैथेन गैस होता है वो भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होता है, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। आप लोग देखे होंगे ग्लेशियर जो है वो तेजी से क्या है, मेल्ट हो रहा है। इसका कारण क्या है, यही ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इसका वातावरण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। कौन सा इफेक्ट पाया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे पाया जाता है। और इससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। या इसको कभी कभी सबसे गर्म ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चमकीला, ब्राइटनेस इसमें बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको हम क्या होता है, अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना दूरबीन के। आप शाम को या सुबह पश्चिम दिशा में अगर देखेंगे, तो सुबह के समय में तो ये ग्रह क्या होता है, चमके चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए क्या होता है, इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा जिसे कहा जाता है, तो वो क्या है, आपका वीनस है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात इनके बारे में समझ लीजिएगा, इसका जो आकार आकृति है, पृथ्वी के बराबर है। इसलिए इसे पृथ्वी का क्या होता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। यानी पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन जो भी कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। तो पृथ्वी का अगर जुड़वा बहन अगर आपसे पूछा जाए कौन है, यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, तो ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है, आपका वीनस। वीनस ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है। इनका आकार आकृति क्या है, लगभग क्या है, अर्थ के इक्वल है। इसलिए इसको ट्विन सिस्टर ऑफ क्या है, अर्थ कहते हैं। तो इसको दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। इनके पास भी कोई क्या नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट इनके पास भी नहीं है। इसमें वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये गर्म होता है और चमकीला भी होता है। और इसको क्या है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। और ये पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं। और ये क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर नहीं, बल्कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या है, मोशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। देखिए पृथ्वी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, तो पृथ्वी के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है, लेकिन पूरा पढ़ना है। अब पृथ्वी के बारे में यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पृथ्वी तो आपको पढ़ना ही है। देखिए आप लोग जानते हैं कि अभी तक की रिसर्च और शोध के अनुसार पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन पाई जाती है। यानी इसको क्या है, लिविंग प्लेनेट कहा जाता है। पहली बार क्या कहता है, इसको लिविंग प्लेनेट कहा जाता है। यानी जीवन जीने मतलब जहाँ पे जीवन पाया जाता है उसको, इसलिए लिविंग प्लेनेट इसको कहा जाता है। कौन सा प्लेनेट कहा जाता है, लिविंग प्लेनेट को कहा जाता है। पहली बात है। दूसरी बात क्या, ये अपने एक्सिस से इतना डिग्री क्या है, टिल्ड है, यानी झुकी हुई है। ये जो झुकी हुई होने के कारण क्या होता है, हमारे अर्थ में क्या होता है, वेदर इन मौसम में परिवर्तन होता रहता है, या जलवायु का है, या क्लाइमेट का है। तो इसमें जो चेंज होता है, या दिन रात जो होता है ना, उस इसी कारण होता है। कहीं पे दिन छोटा, कहीं पे दिन बड़ा जो आपको दिखाई देता है। तो कहीं पे दिन बड़ा, कहीं पे दिन छोटा होता है। इसका कारण भी क्या है, ये टिल्ड होना है। अगर ये सीधे होते तो हर जगह पे क्या होता है, लगभग दिन रात बराबर होते। इसको ध्यान रखिएगा, वो बदलते नहीं।
ठीक है, तो झुकी है, तो ध्यान रखिएगा ये 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ड है, झुकी हुई है अपने एक्सिस से। पहली बात है। दूसरी बात क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनका जो, इनको क्या है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो वाटर बॉडी होता है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है या स्कैटरिंग होता है, जिसको प्रकीर्णन कहा जाता है, और उसके कारण क्या होता है, ये नीला दिखाई देता है। देखिए लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी नीला नहीं दिखाई देगा। पृथ्वी पर रहते हुए हमें पृथ्वी क्या है, नीला दिखाई देता है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें क्या है, नीला दिखाई देता है। क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर क्या होता है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष में क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के कारण क्या होता है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा, जहां जहां वायुमंडल नहीं होगा वहां वहां क्या होगा, चीज काले दिखाई देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब तक नहीं होगा तो हमें कलर नहीं समझ में आता है। हम भी क्या होता है, जो जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं ना, वो भी रिफ्लेक्शन होता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। और इसको जीवित ग्रह भी कहते हैं। और इसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको आप मून या चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मून या चंद्रमा कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी पृथ्वी के बारे में सभी डिटेल क्या है, अगले क्लास में इनको डिटेल से पढ़ना है, उसको हम पढ़ेंगे। अगला है मंगल या मार्स। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए एक क्या होता है इसमें, जो लोहा होता है, आयरन, उसके ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। किसके ऑक्साइड पाए जाते हैं? लोहा के ऑक्साइड पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, लोहा ऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, होते हैं। दूसरी बात क्या आता है, इस ग्रह में कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाए जाते हैं। कौन सी गैस पाए जाते हैं? मीथेन गैस। और ये भी क्या है, अपने एक्सिस से लगभग इतना क्या है, झुकी हुई होती है। इसलिए देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वी के बाद अगर दूसरा किसी प्लेनेट पे अगर जीवन संभव है तो वो मंगल पे हो सकता है। आप लोग देखें, भारत सरकार ने भी क्या मंगलयान भेजा है। आप लोग बताइएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष मंगलयान भेजा था, ये आप लोग बताइएगा जरा। मंगलयान भारत का जो गया था, उन्होंने बताया था कि मंगल के ऊपर पानी तो है, लेकिन वो क्या है, ठोस अवस्था में है, यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अगर वो, देखिए जब तक पानी के तीनों अवस्था कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो वहां पे जीवन थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि एक जीवन के लिए पानी के तीनों अवस्था जरूरी है। तो जब तक नहीं होगा तब तक जीवन संभव नहीं है। तो पानी के तीनों अवस्था अभी तक मंगल पे नहीं मिला है। और मंगल के भी क्या है, 2 उपग्रह है, उसको भी ध्यान रखिएगा। मंगल के भी क्या है, 2 उपग्रह है। और पृथ्वी के बाद दूसरा जो ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, ये ग्रह माना जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ऊंचा जो पर्वत है, ओलंपस, वो भी मंगल ग्रह पर है। अगला है गैसीय ग्रह में हम सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को देखिए क्या कहते हैं, जुपिटर कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। देखिए जो बृहस्पति है, ये आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर, जुपिटर कह रहा हूँ, जो हमारा, हाँ जुपिटर है, जो वो बृहस्पति है, वो सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है आकार की दृष्टि से, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है। और ये क्या है, गैसीय ग्रह है। दूसरी बात ध्यान देगा, एक है मंगल ग्रह और एक है बृहस्पति ग्रह। इन 2 ग्रहों के बीच में क्या है, बहुत सारे रूट्स बने हुए हैं। इनमें क्या है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, जिसको एस्टेरॉयड कहा जाता है।
इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड। से नाम सुने होंगे आप लोगों ने, धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? एस्ट्रॉइड है। आप लोगों ने कुछ साल पहले सुने होंगे कि आसमान से क्या है, कोई चीज गिर रहा है, या बहुत बार सुनते होंगे कि पृथ्वी टकराने वाला है किसी ठोस वस्तु से। तो वो क्या है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, या धूमकेतु कह सकता है, धूमकेतु भी कहते हैं, उसका एक नाम है। और क्षुद्र ग्रह होते हैं जो बहुत ठोस वस्तु का क्या होता है, बड़े बड़े बॉडी होते हैं, पिंड होते हैं, उसको समझ लिएगा। तो मंगल और क्या है, बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? एस्ट्रॉइड। ठीक है। और ये क्या होता है, इन दोनों के पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति के भी बहुत सारे क्या है, आपके नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। देखिए अभी तक इन जगह पे क्या है, जो भी हमें चीज मालूम हुआ है, वो क्या है कि वहां पे बहुत सारे नासा के माध्यम से सैटेलाइट भेजे गए हैं, और उनके जो फोटो वगैरह वहां से ली गई है, या उनसे जो सेंसर से जो मिला है, उसके आधार पर है। इसकी वास्तविकता किसी को मालूम नहीं है कि वास्तव में ये वो कैसा है, क्योंकि बहुत हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है। इसलिए किसी को इसकी वास्तविकता के बारे में कोई जानकारी उतनी है नहीं। आप लोगों को बताता है एरीज, जो कहाँ पे है, नैनीताल में है। जहाँ पे क्या है, एशिया का सबसे बड़ा क्या लगे हुए हैं, दूरबीन लगे हुए है। ठीक है, टेलीस्कोप जिसे कहते हैं। तो उससे क्या होता है, इन जो आकाशीय बॉडी होता है, पिंड होते हैं, तो उनको क्या होता है, निरीक्षण किया जाता है, या उसका जांच वगैरह किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो कहाँ पे है एरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला है शनि। देखिए जो शनि है, इसमें क्या है, रिंग्स पाए जाते हैं, इनके चारों ओर क्या है, बहुत सारे रिंग्स पाए जाते हैं, जो क्या होता है, गैस का बना, बता ना ये ग्रह कैसा है, गैस के बने होते हैं। तो ये क्या होता है, रिंग से बने होते हैं। तो जिन ग्रहों के चारों ओर रिंग से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, शनि कहते हैं, या सैटर्न कहा जाता है। और ये रिंग किसका बना है? ये रिंग बने होते हैं गैस के, अलग अलग गैसों के क्या होते लेयर पाए जाते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये बृहस्पति के बाद सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा जो इसका सैटेलाइट है, उसको नाम क्या दिया गया? टाइटन दिया गया। तो उसका नाम क्या है? टाइटन है, इसको ध्यान देगा। तो बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपका सैटर्न या शनि है। और इसमें क्या है, इनके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, गैस के रिंग्स पाए जाते हैं, जिसको बलय वगैरह कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके भी बहुत सारे उपग्रह है। देखिए उपग्रह क्या होता है, इसको याद करना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये समय के अनुसार जब नए नए डिशेस आते हैं तो इसकी संख्या बदल जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कब कौन सा हो जाता है। अरुण या यूरेनस के बारे में अब देखिएगा, ये क्या होता है, सातवां ग्रह है। और इसमें क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, येलो कलर के भी दिखाई देते हैं दूर से अगर देखेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वरुण क्या है, सबसे लास्ट है। वरुण मतलब आपका नेपच्यून जो है, वो क्या है, सबसे दूर पे स्थित क्या हुआ, हमारा ग्रह है। तो ये कुल मिला के 8 है। और 8 क्या होता है, ये सूर्य के चारों ओर क्या है, रोटेट करते हैं। इनमें से केवल पृथ्वी में अभी तक जीवन संभव हो पाया, और अन्य ग्रहों पे क्या है, जीवन की अभी तक संभावना नहीं है। आप बता दिया कि यम को या प्लूटो को क्यों बाहर निकाल दिया, ये भी आपको बता दिया गया। अब हम पृथ्वी के बारे में बताएंगे। देखिए पृथ्वी में के बारे में, पृथ्वी एक सैटेलाइट है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उस पृथ्वी के सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसको हम मून कहते हैं, या चंद्रमा कहते हैं। ये पृथ्वी का एकमात्र क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। देखिए जो हमारा मून है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा कम है। यहाँ के वायुमंडल क्या है, पृथ्वी से कम घना है। यहाँ का वायुमंडल क्या है, थोड़ा सा विरल है, विरल मतलब हल्का है। इसलिए देखिए जहां पे वायुमंडल कम होगा, वहां पे गुरुत्व आकर्षण बल या गुरुत्व बल क्या होगा, कम होगा। इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे क्या होगा, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी क्या होगा, कम होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब नील आर्मस्ट्रांग जब यहाँ पे पहुंचे थे, पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पे कदम रखे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं, जो अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, कब गए थे? अपोलो 11 से गए थे। अपोलो 11 का नाम सुनिए, सुने होंगे।
इसके माध्यम से क्या है सबसे पहले गए थे। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये अमेरिका के थे। तो यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल यानी ग्रेविटी कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे गुरुत्व कम होने के कारण वहां पे लोग क्या है, चल नहीं पाते, बल्कि यहाँ पे लोग उछलते रहते, कूदते रहते हैं। यहाँ पे लोग क्या है, कूदते रहते हैं। यहाँ पे लोग क्या है, बड़े मतलब हम लोग जैसे चलते हैं वैसे यहाँ पे चल नहीं पाते हैं। ठीक है। हमारे पृथ्वी में जो हम कदम रखते हैं ना, ऐसे अगर हम चंद्रमा में कदम रखेंगे तो दो कदम के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 22 फीट की दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा। इसको बी मानिए, इसको ए, क्योंकि वहां पे क्या कम है, ग्रेविटी कम है। दूसरी बात, अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का अगर द्रव्यमान या भार कह सकते हैं, अगर वेट अगर क्या है, भार अगर 60 kg है, तो मून पर क्या हो जाएगा, मून पर कम हो जाएगा। मून पर केवल उसका भार कितना होगा, 10 kg हो जाएगा। क्योंकि वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो जी क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, यानी पृथ्वी की अपेक्षा यहाँ पे जो ग्रेविटी होता है, यानी जी होता है 1/6 होता है। ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर क्या होता है, ग्रेविटी कम होता है, इसलिए चंद्रमा पे क्या होता है, बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है। बॉडी का वेट क्या होता है, कम हो जाता है, यानी 1/6 कम हो जाता है। इसलिए पृथ्वी पर क्या होता है, वेट बहुत ज्यादा है। और आप लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वेट कहाँ पे होता है, पृथ्वी के किस स्थान पर होता है? ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर बॉडी वेट यानी किसी भी वस्तु का वेट जो होता है, यानी भार जो होता है, सबसे ज्यादा होता है? ठीक है। तो चंद्रमा पर वेट क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है। देखिए हमारे जो वेट होता है वो ग्रेविटी पर निर्भर करता है। अगर ग्रेविटी हटा दिया जाए तो हमारा वेट बहुत कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा वेट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या होता है कि जो चंद्रमा क्या होता है, मोशन करते रहते हैं। किसके? हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, ये गति करते रहते हैं। तो पृथ्वी के गति करने के कारण क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है, तो ये क्या है, इसके कक्षा में गति करते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देगा, जो चंद्रमा का जो गति है और पृथ्वी का जो गति है लगभग बराबर है। 27 दिन लगभग है चंद्रमा की गति। ये 27 दिन में क्या होता है, एक चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के, और पृथ्वी लगभग क्या है, 27 से 28 दिन में लगाते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा के संपूर्ण भाग को कभी देख नहीं पाते हैं। पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा के पूरी भाग को नहीं देख पाते हैं। पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा के केवल 59% भाग को ही क्या होता है, हम देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम चंद्रमा को पृथ्वी पर रहते हुए कभी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि दोनों का रोटेशन जो परिक्रमण करते हैं लगभग क्या है, सेम है, लगभग सेम है, पूरा नहीं बोल रहा हूं। इसलिए आप लोग देखे होंगे, जो चंद्र ग्रहण होते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है कि वो 30 दिन पे हो, उससे पहले भी हो जाता है। और देखिए, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में चंद्रमा जो समय लगाता है ना, उसको चंद्र दिवस कहा जाता है। उसको क्या कहता है, चंद्र दिवस कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। चंद्र, अगर आपसे पूछे कि चंद्र दिवस किसे कहते हैं, तो चंद्र दिवस उसे कहते हैं जब क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में जो समय लगाते हैं। दूसरी बात क्या होता है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ब्लू मून की घटना। ठीक है, चंद्रमा जब पृथ्वी के सामने आता है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और चंद्रमा जब छिप जाता है तो उन अवस्था को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अगर किसी एक महीने के कैलेंडर यानी एक जो माह होता है, महीना होता है, उस महीना में अगर 2 बार पूर्णिमा हो, 2 बार क्या होना चाहिए, पूर्णिमा हो, जिसको फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा का मतलब फुल मून हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस अवस्था को ब्लू मून कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। यानी टू क्या होता है, फुल मून होना चाहिए एक महीने कैलेंडर में, मतलब एक मंथली कैलेंडर में क्या होना चाहिए, 2 बार क्या होता है, पूर्णिमा हो। पूर्णिमा मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाए और उसका हम मैक्सिमम पार्ट हम क्या है, चंद्रमा का देख पाते हैं। पूर्णिमा में या फुल मून में क्या होता है, हम चंद्रमा के अधिकांश भाग को देख पाते हैं। और अमावस्या में क्या होता है, चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाते हैं, यानी जो सूर्य का जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो चंद्रमा पे नहीं जा पाता है।
तो उसको ध्यान देगा। पूर्णिमा, अगर एक कैलेंडर महीने में 2 बार पूर्णिमा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ठीक है। और पूर्णिमा कब होता है, जब चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है, नहीं सिंपल भाषा में उसे हम पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून कहते हैं। इसको आपको समझ में। और देखिए चंद्रमा पर भी क्या है, पानी के साक्ष्य मिला। अभी आप लोगों ने देखा भारत ने 3 चंद्रयान भेज चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, तीसरा भेजा था पिछले साल, और वो सक्सेसफुल भी रहे। जो क्या था उनके जो इंस्ट्रूमेंट का नाम, एक तो विक्रम था, और एक क्या था, रोवर का क्या नाम था, आप लोग बताइएगा। और ये पहली बार जो चंद्रमा के जो दक्षिणी भाग है, चंद्रमा का क्या है, जो दक्षिणी भाग पे लैंड किया है। और दक्षिणी भाग क्या है, अंधेरा है। चंद्रमा के जो दक्षिणी भाग है वो अंधेरा है। ठीक है। चंद्रमा में आप लोग देखे होंगे, चंद्रमा पे क्या होता है, जो भाग काला दिखाई देता है ना वो छाया है, शैडो है। ऐसे नहीं कि वहां पे भी बहुत बड़े पर्वत है, बहुत बड़े बड़े पर्वत है, तो उसका जो शैडो होता है, तो वो क्या होता है, वहां पे काला धब्बा जैसे दिखाई देता है। तो दक्षिण भाग में गया था, उस दक्षिण भाग को क्या गया है, शिव पॉइंट कहा गया है। शिव पॉइंट का नाम उनको दिया गया है। ये शिव जी से क्या है, चंद्रमा शिव जी के क्या है, सिर पर है धारण किए हुए, तो उसको शिव पॉइंट नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो शिव पॉइंट है, उसके बाद विक्रम है, और रोबर्ट्स का क्या नाम है आप लोग बताइएगा। प्रज्ञा है या क्या है, यह बताइएगा। बताइएगा, जो नहीं आएगा तो फिर आपको बता दूंगा। तो ये हमारे देश में 3 मिशन भेज चुके हैं, और अमेरिका ने जो मिशन भेजे हैं वो क्या है, अपोलो 11, उन चंद्रमा पर पहली बार लैंडिंग